हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 12 के देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, यानी आपको यह बताना है कि ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है ये कहां होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया आपको याद रखना है कि यह कहां होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। कहां होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु निर्मित होते हैं। तो टोटल आपको बताना है कि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया में एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के कितने अणु निर्मित या बनते हैं। तो आपको याद रखना है 30। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया में टोटल आपको याद रखना है कि 30 एटीपी का निर्माण होता है। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के कितने अणु बनते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी बात आती है अवायवीय श्वसन की तो इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 2 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, अर्थात 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। अगला प्रश्न है एटीपी क्या है। तो आपके सामने इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि ऑक्सीकारक एंजाइम है, दूसरा है कि हार्मोन्स होते हैं, तीसरा है कि प्रोटीन होते हैं और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट अणु होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो एटीपी होते हैं ये उच्च ऊर्जा वाले या उच्च ऊर्जा स्तरीय फास्फेट अणु होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको यहां पे करेक्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है कि एटीपी संश्लेषण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आपको याद रखना है कि एटीपी के संश्लेषण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी, ऑक्सीजन की। अगला प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है। तो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। कहां संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो आपने देखा कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में होती है, वहीं क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों में आपको बस इतना याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में और क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में होती है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है कि एल्कोहल बनता है। तो हमेशा आपको याद रखना कि एल्कोहल जो बनता है वो अवायवीय श्वसन में बनता है। कभी भी वायवीय श्वसन में आप नहीं पाएंगे कि एल्कोहल बने। आप अक्सर पाएंगे कि एल्कोहल का निर्माण जो है अवायवीय श्वसन के दौरान बनता है। अगला प्रश्न है कि टीसीए का दूसरा नाम है। तो टीसीए यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो होता है इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र को ही हम टीसीए भी कहते हैं। तो अगला प्रश्न क्या था हमारा कि टीसीए का दूसरा नाम क्या है। तो आपको याद रखना है क्रेब्स चक्र। अगला प्रश्न है कि किसी जीवित कोशिका का ऊर्जा रूपी पैकेट है। तो आपको याद रखना है एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो किसी भी जीवित कोशिका के अंदर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है, मतलब ऊर्जा जो है बेसिकली एटीपी के रूप में, पैकेट के रूप में संचित रहती है। अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है उसका अंतिम उत्पाद यानी कि लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है। तो आपको याद रखना है पायरूबिक एसिड। तो आपको यह भी याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस की जब प्रक्रिया होती है तो एक ग्लूकोज का अणु टूट करके 2 पायरूबिक एसिड का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र का अंतिम उत्पाद क्या है। तो क्रेब्स चक्र का अंतिम उत्पाद आपको याद रखना है कि CO2 और H2O है। मतलब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या होता है, पायरूबिक एसिड, और क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया में जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है CO2 और H2O। अगला प्रश्न है कि फास्फेट अणु का एडीपी से जुड़कर एटीपी बनाना क्या कहलाता है। तो कोई भी फास्फेट अणु है यदि वो एडीपी से जुड़ता है तो एटीपी बनाता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह प्रक्रिया फास्फोराइलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, फास्फोराइलेशन। अगला प्रश्न है कि हमारी पेशियों में अनाक्सी श्वसन का उत्पाद है। तो हमारी पेशियों में जो अनाक्सी श्वसन का उत्पाद होता है वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड। क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप कितने एटीपी बनते हैं।
तो ओवरऑल पूरी ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में आपको याद रखना है कि 8 एटीपी अणुओं का लाभ होता है, अर्थात 8 एटीपी के अणु बनते हैं। अगला प्रश्न है कि साइटोक्रोम में पाया जाता है, तो साइटोक्रोम में आपको याद रखना है क्या पाया जाता है, मुख्य रूप से आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश श्वसन किन पौधों का विशेष गुण है, मतलब किस प्रकार के पौधों में प्रकाशीय श्वसन होता है मुख्य रूप से, तो इसका राइट आंसर है C3 पौधों में। ये आपको याद रखना है, C3 पौधों में क्या होता है, हमेशा आपको याद रखना है C3 पौधों में श्वसन, प्रकाशीय श्वसन होता है। अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी यानी कि कनेक्टिंग लिंक क्या होती है, एसिटिल कोएंजाइम। तो एसिटिल कोएंजाइम आपको याद रखना है कि यह ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि एटीपी के एडीपी में जल अपघटन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। यदि एटीपी का एडीपी के रूप में जल अपघटन होता है तो उससे कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उससे आपको याद रखना है कि 12,000 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि एटीपी है क्या, तो एटीपी क्या होता है, तो एटीपी जो है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। क्या होती है एटीपी? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होती है। अगला प्रश्न है कि कार्बनिक अम्लों का आरक्यू हमेशा कितना होता है। आरक्यू का मतलब होता है श्वसन गुणांक, तो कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक हमेशा याद रखना है आपको कि 1 से अधिक होता है। कितना होता है? 1 से अधिक। अगला प्रश्न है कि CAM चक्र का आरक्यू हमेशा कितना होता है। जो इसके अलावा देखिए यहां पे कार्बनिक अम्लों का, यहां पे देखिए मुख्य रूप से कार्बनिक अम्लों का आरक्यू कितना हो गया, 1 से अधिक हो गया। और इसके अलावा जो CM चक्र जो है ये किन पौधों का विशिष्ट लक्षण है आपको बताना है, तो CAM चक्र जो है यह मांसलोदविद पादपों का प्रमुख लक्षण है, मतलब जो फ्लैशी पादप होते हैं, फ्लैशी पादपों का मुख्य लक्षण होता है। अगला प्रश्न है कि वसा में श्वसन गुणांक का मान लिखिए, तो देखिए कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक हमेशा 1 से अधिक होता है, जबकि वसा में श्वसन गुणांक का मान हमेशा 0.7 होता है। कितना होता है? 0.7। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को हम EMP पथवे यानी कि EMP पथवी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले एम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्नास ने की थी, इसलिए इसको हम EMP पथवी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान होता है, तो आपको याद रखना है 1 होता है। इसके बाद देखिए मांसल पौधे जो होते हैं उनका आरक्यू यानी कि श्वसन गुणांक कितना होता है, तो 0 होता है। 4 क्वेश्चन यहां पे हैं, आपको चारों में ध्यान देना। सबसे पहले कार्बनिक अम्लों का आरक्यू आपको पता होना चाहिए, तो कार्बनिक अम्लों का आरक्यू 1 से अधिक होता है यानी कि श्वसन गुणांक। वहीं वसा का श्वसन गुणांक होता है 0.7, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक होता है 1 और मांसल पौधों का श्वसन गुणांक होता है 0। तो यहां पे इन क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। तो चैप्टर यहां पे 12 से आप यदि इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आपके चैप्टर 12 की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।